बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, और इसको अक्सर लोग डार रिएक्शन से भी याद करते हैं, और इसको केल्विन साइकिल। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है इन तीनों नामों से। तो याद रखिएगा, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इसका नाम इसलिए पड़ा कि इस साइकिल के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से फोटोसिंथेसिस करके शुगर मॉलिक्यूल्स तैयार करता है, ये याद रखिएगा। तो अब चलें बुक क्या कहती है देखते हैं। जो सेकंड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन तो हो गया, तो अब सेकंड फेज़ फोटोसिंथेसिस में वो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जहाँ पे जो कार्बन मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करेंगे, शुगर्स बनाएंगे। किसके ज़रिए? यानी जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड था या CO2 था, इसको फिक्स करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है। और इसमें दूसरा पॉइंट याद रखें, ये जो पार्ट है फोटोसिंथेसिस का, इसको डायरेक्टली लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, और ये एक केमिकल एनर्जी इसको चाहिए जो ATP की फॉर्म में मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, या निकोटीनामाइड डाइफॉस्फेट के फॉर्म में, या NADPH2 के फॉर्म में इसको केमिकल एनर्जी चाहिए। तो इस वजह से इसको कहा जाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या इसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। और इसके जो फेजेस थे उसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट मेल्विन केल्विन थे, और उनके साथ दूसरे कोवर्कर्स थे बेंसन। इनके वजह से इसका नाम केल्विन साइकिल पड़ा। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब ये साइकिल शुरू होता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिड्यूस होता है, और एक ट्राईएस फॉस्फेट जिसे 3-फॉस्फोग्लाइसेरोस कहा जाता है। ये याद रखें, ये कार्बन एटम था, ये दूसरा कार्बन एटम, और ये तीसरा कार्बन एटम, और इसके एक साइड पर फॉस्फेट लगा देते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसको 3-फॉस्फोग्लाइसेरोस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हमने सर्कल से शो किया है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, और के कार्बन नंबर 3। तो जब ये CO2 स्टूडेंट्स आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, CO2 रिड्यूस्ड होगा एक ट्राईओज में। ट्राईओज उसे कहते हैं जिसमें 3 कार्बन के एटम्स हो, वो ट्राईओज शुगर होते हैं। ये हम पीछे आपको कार्बोहाइड्रेट्स वाला वो टॉपिक यूट्यूब में देख लें जहाँ हमने ये चीज़ें समझाई हैं। अब ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ट्राईओज फॉस्फेट बनाता है जिसे हम कहते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसेरोस। 3 इसलिए कहा क्योंकि इसमें 3 कार्बन हैं, और फॉस्फो इसलिए कि यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो ये स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि इसके पहले फेज़ में कार्बन डाइऑक्साइड रेड्यूस होके एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनाएगा जिसके साथ फॉस्फेट भी अटैच होगा, उसको फॉस्फोग्लाइसेरोस कहेंगे। आगे मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगा, अगर किसी स्टूडेंट को अगर इसका इंटरेस्ट है, स्ट्रक्चर वो समझना चाहते हैं, तो पहले रफली बता रहा हूँ। और वहीं पे क्या होगा, सब्सिक्वेंटली जो अदर मेटाबॉलिक पाथवेज में हेक्सोज से 6 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल, सक्रोस, स्टार्च, इनमें यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, पहला जो इसमें प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो एक हमारे पास इस साइकिल में 3 कार्बन कंटेनिंग एक एसिड है, इसको हम कहते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। इसको कुछ 3-फॉस्फोग्लाइसरेट भी कहते हैं, कुछ 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड भी कहते हैं। तो इसको आप 3PGA बोल सकते हैं, यानी 3-फॉस्फोग्लाइसरेट या 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड आप इसका नाम दे सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहाँ पर कि देयर फॉर इसको क्यों कहा जाता है C3 साइकिल, क्योंकि यहाँ पर ये जो है एक 3 कार्बन कंटेनिंग एटम यानी इसमें फॉर्म हो रहा है, इस वजह से। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस वजह से इसको C3 साइकिल कहा जाता है।
अब ये जो प्लांट्स के अंदर ये साइकिल कैरी होता है, सही है, और जिन प्लांट्स के अंदर ये केल्विन साइकिल होता है उनको C3 प्लांट्स कहा जाता है। तो अब याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो केल्विन साइकिल स्टार्ट होता है हमारे पास विथ फास्फोराइलेटेड 5 कार्बन शुगर। ये देखें, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये देख लें, ये जो हमारे पास RUBP है, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये जो RUBP है इसको हम कहते हैं, ये एक 5 कार्बन शुगर है। क्या है स्टूडेंट्स? 5 कार्बन। मैं आपको अब समझाता भी हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सर्कल एक कार्बन है, तो ये इसने बॉन्ड बनाया एक दूसरे कार्बन के साथ, इस तरह से ये 5 कार्बन हो गए हमारे पास। कितने कार्बन्स? 5 कार्बन्स ये अटैच हो गए। ये कार्बन नंबर 1 है, और ये 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, और ये कार्बन नंबर 5। तो हमने कहा ये जो RUBP है, राइबोलोस बाइफॉस्फेट, अब हमने एक तो कहा ये 5 कार्बन शुगर है। अब इसको बाइफॉस्फेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके कार्बन नंबर 1 पर एक फॉस्फेट अटैच है और इसके कार्बन नंबर 5 पर एक कार्बन अटैच है, तो इसलिए इसको कहा जाता है 1,5 राइबोलोस बाइफॉस्फेट। 1 इसलिए ये पोजीशन शो कर रहा है कि कार्बन नंबर 1 के साथ फॉस्फेट अटैच है, और 5 शो कर रहा है कि ये इसके कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ये आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 5 पे, तो इसलिए 2 फॉस्फेट हैं, तो इसलिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। ये देखें, मेरा एक टॉपिक है जिसमें मैंने फंक्शनल ग्रुप्स का बताया हुआ है आप लोगों को, तो वो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसके नेमिंग कैसे करते हैं। तो ये इस तरह से आपको बता दिया कि इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स। केल्विन साइकिल में एक 5 कार्बन शुगर होता है RUBP, जिसे राइबोलोस 1 बाइफॉस्फेट कहते हैं, और ये इंड होता है एक शुगर के साथ। बाद में ये स्टार्ट भी कराता है रिएक्शन को और ये इंड भी करवाएगा, तो ये इसलिए साइक्लिक प्रोसेस है। एक साइक्लिक उसे कहते हैं जो रिपीट होता रहता है बार बार। अब याद रखिएगा, केल्विन साइकिल को 3 फेजेस के अंदर हमारी आसानी के लिए स्टडी करने के लिए इसको डिवाइड किया गया है। पहला है कार्बो ऑक्सीलेशन। कार्बो ऑक्सीलेशन में क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेरिक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये रिएक्ट करेगा 5 कार्बन शुगर के साथ। ये देखें, इसको मैं यहाँ समझाता हूँ। ये क्या था, हमारे पास एक 5 कार्बन शुगर था RUBP, और यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर ये RUBP के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, रिएक्ट करेगा 5 कार्बन शुगर के साथ, तो इसको हम कहते हैं कार्बो ऑक्सीलेशन। फिर दूसरा फेज़ होगा स्टूडेंट रिडक्शन का। रिडक्शन में क्या होता है, यानी एक 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड है, वो क्या करेगा उससे, यानी एक ट्रायोज बनेगा। क्या बनेगा, एक ट्रायोज। ये G3P यानी फॉर एग्जांपल ये एक 3 कार्बन कंटेनिंग एक एसिड था, और इससे यहाँ पर एक ग्लूकोज बनेगा, और इसको हम कहते हैं रिडक्शन फेस। और तीसरा हमारे पास है स्टूडेंट्स रीजनरेशन, जिसमें कार्बन को यूटिलाइज करके एक 5 कार्बन शुगर बनेगा। यहाँ पर ये देखें, एक 5 कार्बन यहाँ शुगर बनेगा, और ये जो 5 कार्बन शुगर है इसके बनने को हम कहते हैं रीजनरेशन। तो अब ब्रीफली अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ कार्बो ऑक्सीलेशन। तो फर्स्ट स्टेप में हमने बताया स्टूडेंट्स कि ये जो केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा राइबोलोस के साथ, और हमने कहा राइबोलोस एक 5 कार्बन क्या है, कंटेनिंग एक शुगर है, हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको हम कहते हैं 1,5 बाइफॉस्फेट, क्योंकि इसके दोनों तरफ फॉस्फेट अटैच होते हैं। तो ये पहली बार क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये RUBP यहाँ क्या कर देंगे, फिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो 6 कार्बन का एटम था यहाँ एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल इसने ये पहले 5 हमारे पास कार्बन थे, अब यहाँ ऑलरेडी एक कार्बन मौजूद था, सही है। तो जब इसने RUBP
एक इंटरमीडिएट, तो पहले ये 5 थे और एक यहाँ फॉस्फेट आया, तो इसने एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाया। इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल या इंटरमीडिएट। इसको नाम नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये बाउंड जल्दी ब्रेक कर जाते हैं, इसलिए इसको हमने कहा जी कि ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि पहले केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड होता है RuBp के साथ, और RuBp के साथ फिक्स होने के नतीजे में यहाँ पे क्या हुआ, 6 कार्बन एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, 6,3-phosphoglycerate एसिड, जिसे हमने कहा 6 इसलिए क्योंकि ये 6 कार्बन हैं इसके पास। तो ये विच इज़ इमीडिएटली ब्रेक इनटू 2 मॉलिक्यूल्स, फिर ये क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑफ 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड। ये देखें, ये पहले 6 कार्बन थे स्टूडेंट्स, ये 3, 4, 5, 6, तो अब ये बीच से ब्रेक होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा 3 कार्बन, एक 3 कार्बन एटम इधर बनेगा, एक 3 कार्बन एटम इधर बनेगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स बन गए स्टूडेंट्स। ये पहला मॉलिक्यूल है जिसमें 3 कार्बन है, ये दूसरा मॉलिक्यूल जिसमें 3 कार्बन है, तो 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। यहाँ जो 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड था उसको हम कहते हैं 3-phosphoglycerate या एसिड कहते हैं इसको हम। ये जो 3-phosphoglycerate एसिड है इसको हम कहते हैं 3-PGA। ये रिएक्शन फिर यहाँ पर एक एंजाइम की हेल्प से होता है, इसको हम कहते हैं रोबिस्को एंजाइम। ये यहाँ देखें, जब तक ये रोबिस्को एंजाइम यहाँ पर यानी ये नहीं आएगा तो ये इनिशिएट नहीं होगा या ये साइकिल स्टार्ट नहीं होता। अब याद रखिएगा ये जो 1,5 इसको कार्बोऑक्सिलेज भी कहा जाता है, ऑक्सीजनेस भी। कार्बोऑक्सिलेज इसलिए कि ये जब कार्बन के साथ रोबिस्को एंजाइम रिएक्ट करता है तो ये कार्बोऑक्सिलेज का एंजाइम कभी कभार ये कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ऑक्सीजन के साथ आके ये रिएक्ट करता है, इस वजह से इसको ऑक्सीजनेस भी कहा जाता है। तो ये स्टूडेंट्स कार्बो ऑक्सीलेशन हमने आपको समझा दिया, तो आपको अब पता चल गया स्टूडेंट्स रिडक्शन का है। तो हमने बताया था कि हम स्ट्रक्चर के साथ कुछ स्टूडेंट समझें उनको स्ट्रक्चर के साथ समझाएंगे। तो इसमें भी बहुत सारे सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होते हैं रिडक्शन रिएक्शन में। अब याद रखिएगा यहाँ क्या होता है, जो 3-phosphoglycerate है, तो याद रखिएगा 3-phosphoglycerate का मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। एक 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3, और यहाँ इसके याद रखिएगा ये हम आपको फॉस्फोग्लाइसरेट का ये स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ये याद रखना है आप लोगों ने। ये कार्बो डबल बाउंड O आ जाएगा और यहाँ पे, और ये इधर एक, ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स है हमारे पास 3-phosphoglycerate है। तो अब याद रखिएगा इसको 3-phosphoglycerate इसलिए नाम पड़ा, ये ग्लाइसरेट का फार्मूला है। अब 3-phosphoglycerate इस वजह से कहा क्योंकि इसका ये जो कार्बन नंबर 3 है यहाँ पे आके एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा PO3-2, ये एक फॉस्फेट ग्रुप है। तो अब यहाँ हमने क्या कहा कि ये जो 3-phosphoglycerate है ये रिड्यूस होगा इनटू ग्लाइसरेट, ये ग्लाइसरेट में चेंज होगा कौन से 1,3-biphosphoglycerate में ये चेंज होगा ATP को यूज़ करते हुए। जो लाइट रिएक्शन में ATP बना था उस ATP को यूज़ करते हुए ये 1,3-biphosphoglycerate में रिड्यूस होगा। अब ये देखें ये ATP कहाँ से आया, ये लाइट रिएक्शन से आया। तो अब ये लाइट रिएक्शन के यहाँ पहले एक फॉस्फेट था, तो अब यहाँ ये क्या हुआ, ये ATP से जो एक फॉस्फेट था ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, इधर कार्बन नंबर 1 पे आके ये अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा PO3, एक फॉस्फेट यहाँ आके PO3 क्या हुआ, फॉस्फेट अटैच हुआ।
तो ये इसको हम कहेंगे कार्बन नंबर 1 पर भी एक फॉस्फेट अटैच है और 3 पर भी, तो इसको कहते हैं 1,3 बाईफॉस्फेट। बाईफॉस्फेट इसलिए क्योंकि ये 2 फॉस्फेट यहाँ अटैच हैं। तो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर भी हमने आपको समझा दिया, उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो ये हमारे पास रिडक्शन फेज़ के अंदर पहला जो यानी चेंज वो यहीं आता है कि एक जो ग्लाइसरेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था वो ग्लाइसरेट में चेंज हुआ, और वो किस में चेंज हुआ, 1,3 बाईफॉस्फेट बाय यूजिंग ATP फ्रॉम द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की जो ATP थी उसको यूज़ करते हुए इसने जो है क्या किया, वहाँ पर 2 फॉस्फेट अटैच होके ये 1,3 बाईफॉस्फेट मॉलिक्यूल में चेंज होता है। और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे ये जो यहीं ट्राईओस जो फॉस्फेट है हमारे पास, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहीं जो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल था ग्लाइसरेट में, चले दोबारा यहाँ बता देता हूँ क्योंकि ये ग्लाइसरल एल्डिहाइड आपको समझाना है। तो ये CH2 यहाँ पे, और इधर एक फॉस्फेट भी है इसके साथ, सही है, ग्लाइसरल इसका फार्मूला आपको बता रहा हूँ। तो ये कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन आएगा इस तरफ भी, ये C डबल बॉन्ड O, और ये H2 यहाँ पे देखें, ये इसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फास्फो जो ग्लाइसरेट और ग्लाइसरल्डिहाइड में फ़र्क यही है कि उसके ऊपर हमने कहा था OH था, कार्बन नंबर 1 के OH था, एक H वहाँ से हमने रिमूव कर दिया। तो ये किस में चेंज हुआ, यहाँ देखें कार्बन नंबर 1 पे एक H नहीं है, ऑक्सीजन तो मौजूद है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो इसको कहते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड। ये ग्लाइसरल्डिहाइड का, तो ये कार्बन नंबर 3 पे क्या है, 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। कार्बन नंबर 3 के साथ यहाँ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो इसको हम कहते हैं 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, जो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दूसरा चेंज ये होगा कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब याद रखिएगा ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पर जो NADPH2 था, ये NADPH2, इसका है एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, या ये जो हाइड्रोजन रिमूव होंगे, और रिमूव होने की वजह से लाइट रिएक्शन में एक ट्राईओस फॉस्फेट से एक फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड बनेगा, जो कि स्ट्रक्चर अभी हमने समझाया। तो स्टूडेंट्स, रिडक्शन के अंदर याद रखना है 2 चेंजेस आएंगी, जो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट थी कार्बन मॉलिक्यूल यानी 1,3 बाईफॉस्फेट में चेंज हो जाएगा ATP को यूज़ करते हुए, जो लाइट रिएक्शन में बनी थी। दूसरा हमने ये बताया कि यही जो ट्राईओस फॉस्फेट था, या जो जिसमें यानी ये जो फॉस्फेट के ग्रुप अटैच थे, वो NADPH2 की मदद से जो लाइट रिएक्शन में बना, उसकी मदद से फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड में चेंज हुआ, जिसका स्ट्रक्चर भी बना दिया था हमने। तो ये रिडक्शन के अंदर ये 2 चेंजेस आती हैं जो कि आप लोगों ने याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट्स, रिडक्शन फेज हमने आपको समझा दिया। अब जो लास्ट फेज़ है वो है रीजनरेशन है। रीजनरेशन यानी ये जो RUBP था, राइबोलोज बाईफॉस्फेट, उसको दोबारा रीजनरेट करेंगे ताकि ये साइकिल बार बार होता रहे। अब इसमें होता क्या है कि ये जो 5 कार्बन मॉलिक्यूल था, जो ट्रायोस शुगर है जिसमें 3 कार्बन के मॉलिक्यूल थे, वो केल्विन साइकिल में इंटरलिंक होंगे, और इंटरलिंक होके ये एक 5 कार्बन शुगर बनाएंगे, राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट, और एक मॉलिक्यूल वहाँ पे फॉर्म होगा, सही है। एक वहाँ पे जो यानी यहाँ पे 6 क्या थे, फॉस्फोग्लाइसरेट्स एल्डिहाइड थे, इसमें से एक जो है ग्लाइसरल्डिहाइड क्या हो जाएगा, G3P, ये रिमूव हो जाएगा। पहले 6 थे तो अब ये पीछे कितने बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ तक देखें ये रिडक्शन है कि यहाँ पर ये जैसे ATP की मदद से जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लाइसरेट फॉस्फेट बना, फिर क्या बना, फिर 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड बना, ये यहाँ तक। और ये ग्लाइसरल्डिहाइड NADPH की रिडक्शन से हुआ, यहाँ हाइड्रोजन निकल गया, तो इससे NADPH से जो रिडक्शन हुई
उससे ग्लाइसरल्डिहाइड बना और एटीपी के आने से यहाँ पे एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना था। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल था, इसमें से एक यानी कार्बन एटम निकल जाएगा तो ये एक 5 मॉलिक्यूल हमारे पास क्या बन जाएगा, एक 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनेगा। और यहाँ पर ये दोबारा से फिर क्या करेगा, यहाँ एटीपी को यूज़ करते हुए 3 एटीपी जिसमें ये यूज़ करेगा और यहाँ एक 3 मॉलिक्यूल वाला आरयूबीपी बनाएगा और फिर दोबारा से ये रुबिस्को एंजाइम कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा और ये चेन चलती रहती है। इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स केल्विन साइकिल या रीजनरेशन। चलें यहाँ बुक से भी देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये एक 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल बना और यानी ये 3 साइकिल जिसके पूरे हो गए और इसमें फिर दोबारा CO2 फिक्स होगा एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल RUBP के साथ, फिर वहाँ 6 मॉलिक्यूल्स वाला ट्रायोस शुगर बनेगा और ये जो ट्रायोस शुगर फिर RUBP के साथ मिल जाएंगे और इस तरह से क्या होगा, यानी कार्बन शुगर की सिंथेसिस होगी और ये जो स्टार्च सिंथेसिस है क्लोरोप्लास्ट में या वो फिर साइटोसोल में जाएगा, वहाँ उसकी सिंथेसिस होगी। इस तरह से यहाँ जो सिंथेसिस हुई ट्रायोस मॉलिक्यूल केल्विन साइकिल से, तो 9 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यहाँ इस्तेमाल होते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स NADPH2 के इस्तेमाल होते हैं। तो ये उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा, ये आपका केल्विन साइकिल कंप्लीट है।